Hello students, welcome in Mars Maths classes, and this is chapter 9 class 9 MCQs. We will do remaining questions from question number 11 and from RS Agrawal. This is the chapter congruence of triangles and inequalities in a triangle. तो इसमें हम अभी स्टार्ट करें इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल की लिंक पर जाइए और प्लीज़ वही जो मैं अब तक कहती आई हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट्स ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, दिस इज़ ए बी एंड ए सी से ये बड़ी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब आपको ये बताना है कि ये चार ऑप्शन है, इनमें कौन सा ट्रू है। तो आप ए सी देखिए, ये ए सी। अब हमें इसको कैसे करना है उसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दीज आर एमसीक्यूज। तो इसमें हमें सोचना किस तरीके से पड़ेगा। देखना यहाँ पर ऑप्शंस देखो, ए बी और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ ए डी है। तो ए बी और ए डी का हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए बी के सामने तो ये डी एंगल आएगा और ए डी के सामने ऑपोजिट है ना, सामने मतलब ऑपोजिट का कह रही हूँ मैं। तो ए बी के ऑपोजिट में एंगल डी पड़ रहा है और ए डी के ऑपोजिट में ये देखो ये एंगल बी पड़ रहा है। इसका मतलब ये दो एंगल का हमें रिलेशन पता करना है। और यहाँ पर ये जो ए बी और ए सी दिया है इसका क्या यूज़ है, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये ए बी है ये ए सी है, तो ए बी के सामने तो एंगल सी पड़ेगा, तो एंगल सी ग्रेटर हो जाएगा ना। जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एंगल सी जो है वो ग्रेटर है किससे, जो ए सी है उसके ऑपोजिट का एंगल बी। हम ट्रायंगल ए बी सी पूरा ले रहे हैं पहले, बड़ा ट्रायंगल। तो हमें ये तो पता चल गया कि सी वाला एंगल आपके एंगल बी से बड़ा है। कैसे पता चला वो मैं बता चुकी हूँ ना, कि जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट का एंगल ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो, और जो साइड छोटी है उसी ट्रायंगल की तो उसके सामने ऑपोजिट एंगल देखिए वो छोटा है। तो यहाँ रिलेशन साइड का दे दिया है तो हमने एंगल का पता चला लिया। तो हमें बी और सी में रिलेशन पता चल गया कि ये वाला हमारा एंगल बड़ा है। अब ज़रा हमें बी और डी का रिलेशन, ये जो डी है हमारा एक्सटीरियर एंगल, किसके कौन से ट्रायंगल को जब हम देख रहे हैं ए डी सी, तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता ही है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है, और केवल एक एंगल ले रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल डी आपका ग्रेटर हो गया किससे, एंगल सी से। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि आपका जो एंगल डी है वो ग्रेटर है एंगल सी से, क्योंकि ये आपका कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ई एक्स लिख दे रही हूँ मैं शॉर्ट में, एक्सटीरियर एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। अब ये जो डी एंगल है वो सी से बड़ा है और सी हमारा किससे बड़ा है, बी से, तो डी ऑटोमेटिकली फिर बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि हमारा बी तो छोटा ही है ना सी से, और सी से बड़ा डी है। तो हमें रिलेशन बी और डी का ये पता चल गया कि एंगल जो हमारा डी है वो ग्रेटर है एंगल बी से। तो जो ग्रेटर एंगल है वही ऑपोजिट साइड, अब देखो एंगल डी ग्रेटर है, इसके ऑपोजिट में आपकी ए बी साइड है। अगर हम ए बी डी ट्रायंगल अब हम देखें, ठीक है, तो आपका ऑपोजिट एंगल ये जो डी है ये ग्रेटर है बी के कंपैरिजन में। तो ए बी साइड भी ग्रेटर हो गई। तो ए बी इज़, यहाँ पर देखो ए बी इज़ ग्रेटर देन, अब जो बी एंगल है उसके ऑपोजिट में ए डी साइड है तो ए डी। तो आपका कौन सा रिलेशन फिट बैठा, जो डी के सामने डी बड़ा है तो ऑपोजिट साइड देखो ए बी, तो ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपना पूरा थिंकिंग करके तब आप करिए। तो इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं शो करनी, कोई स्टेप्स नहीं, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको किया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ये जो आपको फिगर दिखाई है ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी इफ़ ओ बी और बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर्स। ये ओ बी और ओ सी ये बाइसेक्टर्स है ऑफ एंगल बी, ये बी का और ये सी का,
एंड सी रेस्पेक्टिवली देन। अब आपको रिलेशन ओ बी और ओ सी का चाहिए। तो ये ओ बी है, ये ओ सी है। यहाँ भी आपको थिंकिंग करनी है, कोई स्टेप्स नहीं सॉल्व करने हैं, बस आप समझिए कैसे करने हैं। तो ये ए बी ग्रेटर है और ए सी से, ये ए बी है। अगर हम बड़ा ट्रायंगल ए बी और ए बी सी देखें तो ये बड़ी है साइड ए सी से, तो जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। और ए सी के सामने आपका एंगल बी पड़ रहा है, तो आपको पता चल गया कि एंगल सी ग्रेटर है किससे, एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। ये तो आपने साइड का रिलेशन देख लिया, जो बड़ी साइड उसका अपोजिट एंगल देखो, ठीक है। ऐसे यहाँ ए सी में देखा, ये आपका बी है तो ये छोटा होगा। अब ये बाइसेक्टर्स हैं क्योंकि, तो बाइसेक्टर्स भी उसके जो हाफ है, ये हाफ एंगल हो गया इस पूरे का, ये इस पूरे का हाफ हो गया। जैसे कि आप ये समझिए यहाँ पर एंगल सी बड़ा है, अगर ये 50 डिग्री है और ये 40 है, तो इसका हाफ करोगे तो ये 25 होगा और ये आपका 20 हो जाएगा। तो हाफ भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रेटर होंगे, मतलब हम कंपेयर कर लेंगे उसके हाफ भी। तो इसका मतलब ये जो हाफ एंगल है यही वाला आपका ग्रेटर होगा। तो हाफ से मतलब हाफ ऑफ एंगल सी इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। यहाँ भी हमें पता चल गया। तो अब ये आपका ग्रेटर है, यहाँ पे हाफ लगा दो, हाफ ऑफ एंगल सी इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी। अब ये बड़ा है क्योंकि, तो इसके ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी, तो ओ बी इज़ ग्रेटर देन इससे, देयरफॉर अब आपको पता चल गया ओ बी ग्रेटर हो गई किससे, इसके ऑपोजिट की जो साइड है ओ सी, क्योंकि ये छोटा है तो ये छोटी होगी साइड ओ सी। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये दोनों साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल की ए बी सी में, और ओ बी सी में ये दोनों ओ बी और ओ सी इक्वल हैं। देन एंगल ए बी ओ, यहाँ पर देखो ए बी ओ, ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल, और रेशियो ए सी ओ, ए सी ओ, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो अब जब ये दोनों साइड आपकी ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मिल गया। अब यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल हैं इसकी, ये जो छोटा ट्रायंगल है ओ बी और ओ सी, तो यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। ये एंगल भी आपका इसके इक्वल हो गया, दिस एंड दिस, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये आपके बी और सी इक्वल है। तो अब आपको रेशियो चाहिए है किसका, ये जो बचा हुआ पार्ट है। तो देखना आप ऐसे समझो, ये पूरा एंगल बी में से अगर इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आपके इस पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि सपोज़ अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, और ये आपका सपोज़ 30 है, ये भी 30 है, तो 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करा तो 30 आया, इधर भी 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करा तो ये भी 30 आया। मतलब आप अगर इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करो तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। और सेम चीज़ अगर आप कट करेंगे तो 1:1 ही होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये आ गया, जितना भी आया ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो उन्हें आपस में आप कट करोगे तो 1:1। जैसे कि 5:5 आया तो 5 कट हो जाएगा तो भी 1:1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे लेकर के देख लो, जैसे मैंने बताया था ये 30 डिग्री आया, ये 30, तो 30:30 है ना, 30 डिग्री इस टू 30 डिग्री, तो कट करो, ये दोनों कट हो गए 1:1। तो इक्वल होंगे रेशियो, हमेशा इक्वल रेशियो, हमेशा ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमेशा शो करते हैं रेशियो, तो 1:1। If the altitudes from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then the triangle is, इसमें बोला है कि अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं किसी ऑपोजिट साइड पर, ठीक है, और किसी वर्टिसेस से ट्रायंगल के। तो आपको ये बताना है कि वो अगर अल्टीट्यूड्स, इफ़ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर, वो इक्वल हैं, तो ये बताना वो ट्रायंगल कौन सा होगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आपके तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पर तो केवल इन्होंने
ये बोला है फ्रॉम टू वर्टिसेस, मतलब दो वर्टिसेस से अगर हम ऑपोजिट साइड्स पर अल्टीट्यूड डालें तो वो इक्वल होंगे, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? तो इसमें तो अगर इक्विलेटरल है तो 3 इक्वल मिलेंगे, स्केलिन में एक भी इक्वल नहीं होगा अल्टीट्यूड, और राइट एंगल में वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं अल्टीट्यूड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार इक्वल ही हो। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें तो हमेशा आपको ये इक्वल ही होंगे। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है जैसे दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो हमारी सपोज ये और ये साइड इक्वल है, तो आप इसके ऑपोजिट, ये साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स ये, इससे आप अल्टीट्यूड डालिए, ये अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर अगर डाला तो इसकी जो भी लेंथ है, और ये अब आपकी साइड है, तो अगर आप इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये, इससे डालो परपेंडिकुलर, तो ये जो अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट से, ये आपस में इक्वल होंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा ये इक्वल ही होते हैं, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In triangle ABC and triangle DEF, it is given that AB is equal to DE and BC is equal to EF in order that ABC is congruent to triangle DEF. We must have, अब आपको इन चार ऑप्शन से पता करना है कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये बहुत ही बढ़िया MCQ है। देखो इसमें आपको, अगर आप ABC कॉन्ग्रेंट टू DEF है और इसके कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि A एंगल जो है वो D के इक्वल होगा, B E के और C F के, लेकिन हमें इन साइड का यूज़ करना है कि कॉन्ग्रेंसी हमारी फिट होने के लिए कौन सा एंगल हमें इनमें से चूज़ करना है, क्योंकि ये तो यहाँ पर सब दे ही दिए हैं रेस्पेक्टिवली कि कौन किस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स है एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, AB इज़ इक्वल टू DE, तो हम ज़रा ऐसे फिगर ड्रॉ कर लें कि एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लो। ये आपको रफ स्केच बता दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप ऐसा ही करें। ये ABC हो गया और एक आपका ट्रायंगल है DEF, तो ये आपको समझाने के लिए है, DE और F कि आपने कैसे चूज़ करोगे इनमें से कौन सा एंगल है, या फिर नन ऑफ दीज क्या होगा हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू DE, ये AB है और ये DE है, ये इसकी इक्वल है, और BC इज़ इक्वल टू EF, यहाँ पर ये BC है, ये EF है। तो हमारी कॉन्ग्रेंसी, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, मैंने आपको वीडियोस ऐसे मेरे आपने देखे होंगे कॉन्ग्रेंस चैप्टर के, तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर SAS वाली कॉन्ग्रेंसी लग सकती है ना, तो ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल, BC EF के इक्वल, तो एंगल भी तो लाओ, तो SAS, ठीक है, तो एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए। हमारा ऑप्शन ये है, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E। अब आप सोचोगे कि ये एंगल क्यों नहीं लिए हमने, ये जो आपका एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D था, ये एंगल A D के इक्वल था, तो फिर हमारी कॉन्ग्रेंसी होती नहीं, वो कॉन्ग्रेंस रूल नहीं है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि SSA, ये SSA रूल नॉट, और यहाँ अगर C आपका ले रहे हैं, ये वाला C F के इक्वल, तो भी कॉन्ग्रेंसी नहीं बैठती, क्योंकि SSA या फिर ASS दिस इज़ ऑल्सो नॉट रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस, ठीक है, ये दो रूल हैं ही नहीं। तो हमें कॉन्ग्रेंस होने के लिए वी मस्ट हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में इसी की तरीके से यहाँ पे साइड को हमें देखना पड़ेगा, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेकर के। तो ट्राइंगल ABC और DEF है, इट इज़ गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, C इज इक्वल टू एंगल F, इन ऑर्डर दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो चलो आप ड्रॉ कर लो ज़रा सा, ये ABC, ये आपका DEF, रफ स्केच ABC DEF। अब हमें एंगल B इज इक्वल टू E, ये एंगल B है, ये E के इक्वल है, और C इज इक्वल टू F, ये जो C है ये F के इक्वल है। तो हमारे जो कॉन्ग्रेंस के रूल्स थे उसमें हमने पढ़ा था SAS, तो सॉरी यहाँ पे S नहीं, साइड नहीं, हमें दो एंगल दिए हैं, तो ASA एंगल
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड इसके इक्वल, और एंगल सी आपका एफ के इक्वल। तो ए एस ए, तो ए एस ए, तो हमारा बी सी आनी चाहिए साइड ई एफ के इक्वल। ये वाली साइड अगर हमारी ई एफ के इक्वल होगी तो हमारी ये वाली कॉन्ग्रुएंसी फिट रहेगी। क्योंकि फिर से अगर हम ये वाली साइड ना ले करके दूसरी अगर लेते हैं ए और एस, तो क्योंकि हम यहाँ पर इंक्लूडेड साइड ले रहे हैं, ठीक है, हमारा एंगल ये भी रूल है ए एस। तो अगर हम देखते हैं अगर कौन सा रूल फिट बैठ रहा है, क्या बी सी ई एफ के है इक्वल, यहाँ पर दिया हुआ है कोई ऑप्शन, तो दिया है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो हमें पता चल गया कि हमारा ये हमें मिल ही गया अपना ऑप्शन, ठीक है। और ए बी आपका डी ई के इक्वल होना चाहिए, तो क्या ए बी यहाँ पर डी ई के इक्वल नहीं है, तो ए बी आपका किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल, ये रॉन्ग है। अगर आप इसको देखें तो ए बी इज इक्वल टू डी ई होना चाहिए। हमने ऐसे भी तो सीखा है कि अगर हमें ये कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है तो फिर साइड्स भी हम पता कर लेते हैं ना, पेयर लेकर के, ये ए बी तो डी ई, तो ए बी तो यहाँ पर डी एफ के इक्वल दिया है, बी सी आपका ई एफ के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी हमारा, हमने इसको ड्रॉ करके भी आपको सिखा दिया और डायरेक्ट भी आप ऐसे ले सकते हैं। और तीसरा आपका सी ए एफ डी के इक्वल होना चाहिए, तो सी ए मतलब ए सी, एफ डी के इक्वल नहीं है। तो फटाफट आप ऑप्शन देख लो, कैसे भी देख लीजिए, चाहे ड्रॉ करो, और वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जब ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं, और इधर से भी आप सीक्वेंस में साइड्स के पेयर बना करके ले सकते हैं, जो कि मैं आपको कॉन्ग्रुएंस रूल में सिखा चुकी हूँ कैसे पेयर करते हैं अगर आपको कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन दिया है दो ट्रायंगल का। किसी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी कर देते हैं जिससे कि आपको सारे फंडे समझ में आए कि आप कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन तो बहुत ज़रा सा होता है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ कि आपको जो है आप अपने माइंड को ब्रॉड कर सकें, आप अपनी मतलब कोई भी मेथड एकदम से आपको स्ट्राइक करे, ठीक है, तो आप जज भी कर सकें दूसरे मेथड से भी कि आपने सही चूज़ करा है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। In triangle ABC and triangle PQR, it is given that AB is equal to AC, angle C is equal to angle P, and angle B is equal to angle Q. Then the two triangles are, आपको isosceles and but not congruent, isosceles and congruent, congruent but not isosceles, neither congruent nor isosceles। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज़रा दोनों ट्रायंगल फटाफट बना लेते हैं। ए बी सी, या आपने ए बी और सी बनाया, और एक तरफ बना लो आप पी क्यू आर, ये देखो ये आपका हो गया पी क्यू आर। अब ए बी ए सी के इक्वल है, ये ए बी आपका ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, ये जो सी है ये एंगल पी के इक्वल है, ठीक। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन एंगल्स का हो गया। और जब आपको ए बी और ए सी इक्वल है तो आपका ये बी और सी तो आपस में इक्वल होंगे ही, क्योंकि आपका ये रिलेशन दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो आइसोसेलेस तो है। अब हम देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये और हमें पता करना है। अब यहाँ पर ये बी और सी आपस में इक्वल है, और आपका ये सी आपका पी के इक्वल है, बी आपका क्यू के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए ना, क्योंकि जब ये आपस में ये सी और पी का रिलेशन है ये इक्वल है। जैसे कि अगर बी आपका सपोज 30 है तो सी भी 30 है, और सी आपका पी के इक्वल है तो ये भी 30 होगा, और बी आपका क्यू के इक्वल है तो ये भी 30 होगा, तो सब आपस में ही इक्वल है। तो
यहाँ पर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, इसमें आपको ये आपस में इक्वल मिल गए दोनों। जब ये दोनों इक्वल है तो हमने ये तो पढ़ा ही है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये साइड आपकी इसके इक्वल हो गई। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स तो हो गए, लेकिन इनका आपस में साइड्स का कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम इसको कॉन्ग्रेंट तो नहीं कह सकते, कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें साइड्स का भी कुछ रिलेशन दिया होता। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस तो हैं बट नॉट कॉन्ग्रेंट, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब लेकिन इनके आपस में साइड्स तो का कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। साइड्स आपकी बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है आपस में, तो और कॉन्ग्रेंसी के लिए तो हमें शेप्स एंड साइज आर इक्वल होना चाहिए, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग्स इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ ट्रू ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। अगर एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल मतलब उनका सम 180 हो जाएगा, जबकि हमारे 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये तो रॉन्ग है। ए ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर इसमें भी ये भी रॉन्ग है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़े, तो दोनों ही 90 से बड़े होंगे तो 180 से भी बड़े निकल जाएंगे तीनों का सम, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। ए ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल तो हो सकते हैं, ठीक है, तो और तीसरा भी एक्यूट हो सकता है। अगर दो एक्यूट है आपके तो तीसरा भी एक्यूट हो सकता है, लेकिन कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसमें देखते हैं, पहले डी को भी आप चेक कर लो। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन आइदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, नो, एक्सटीरियर एंगल तो बल्कि सम होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का, ना कि लेस होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एट लास्ट, डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Give comments. तो ये आपको भूलना नहीं है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं आपको रिटिन में फिर से ध्यान दिलाती हूँ, और एक स्माइली आप सभी के लिए, जब आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी स्माइल आएगी मुझे। थैंक यू।